नमस्कार किसान भाइयों। भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसान उत्पादक संगठन पिनाकी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पेज में लगातार किसानों के लिए वीडियो अपडेट होते रहते हैं, जिसमें मैं किसानों को प्रगतिशील उन्नतशील खेती कैसे करें, उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, और जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिल करके वो किस तरह से अपनी खेती करते हैं और किस तरह से अच्छी और उन्नतशील खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, इस विषय पर वीडियो डालते रहते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पहुंच सके और मैं इसी तरह से अन्य नए वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूं। कल काफ़ी धूप थी, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन कल मैं निकला और कई अच्छे किसानों से मुलाकात हुई जो बहुत ही उन्नतशील किसान और बहुत ही अच्छे किसान हैं, बहुत ही हाईटेक और उन्नतशील खेती करते हैं। और जैसा कि मैंने कई वीडियो कल अपडेट किए, कई वीडियो कल अपने इस पेज पे मैंने डाले, जिस पर पपीते की खेती, खीरे की खेती, तरबूज की खेती, टमाटर की खेती, और टमाटर की खेती में ही फिर से तरबूज की खेती, भिंडी की खेती, देसी खरबूजे की खेती, आज बहुत तरह की खेती जो उन लोगों ने करी थी, उनमें होने वाली लगने वाली लागत, करने का तरीका, होने वाला मुनाफा मैंने बताया जो लाखों में था। इस पर किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी नौकरी भी करने की आवश्यकता नहीं है यदि किसान आधुनिक तरीके से, सही तरीके से खेती करने का तरीका अपना ले तो। मुझे लगता है कि आज के जो नवयुवक साथी हैं हमारे, जिनको बाहर जा कर के नौकरी करनी पड़ती है, देहात क्षेत्रों से शहर में जाकर नौकरी करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें यहीं पर रुक कर के ऐसे किसानों से मिल कर के, जानकारी ले कर के और उसी तकनीकी से खेती करनी चाहिए। आज जो हम वीडियो डालने वाले हैं, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसलों में से मुख्य फसल धान की फसल के बारे में, क्योंकि धान की फसल खरीफ की मुख्य फसलों में से आ जाती है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्रफल में धान लगता है। हमारे फतेहपुर के बिंदकी तहसील के ज़्यादातर क्षेत्रफल में हमने देखा है कि धान लगता है। तो आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने धान की नर्सरी पौध कैसे लगाएं, कितने टेम्परेचर पर लगाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें, इस पर चर्चा करी थी। कुछ लोगों के फ़ोन आए और कुछ लोगों ने हमसे पूछा। कुछ लोगों की नर्सरी लग चुकी है, तैयार होने की कंडीशन पर है और उसकी रोपाई की तैयारी कर रहे हैं वो। तो आज की जो चर्चा करेंगे वो धान की पौध की रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, धान लग जाने के बाद उनमें कौन कौन से रोग आते हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, और जो रोग आते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और उन पर कौन कौन से प्राथमिक उपचार कारगर हैं। आज जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ज़्यादातर जो उपचार हम बताएंगे वो केमिकल उपचार होंगे, पेस्टिसाइड होंगे। आप लोग चाहें तो कॉपी पेन ले करके उनका नाम भी लिख सकते हैं, उनकी मात्रा के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को बहुत बढ़ाएं नहीं, स्किप नहीं करें, इसको लगातार देखें, जिससे कि आपको अपनी धान की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, धान की फसल की रोपाई का समय धीरे धीरे आ रहा है। धान की फसल की रोपाई अधिकतम 21 से 25 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। यानी जो आपके पौध की समयावधि है वो 21 से 25 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 दिन से अधिक यदि समय होता है तो फिर आप नुकसान उठाते हैं, आपके पैदावार में कमी आती है, उसकी जो ग्रोथ करने की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। उसके ग्रोथ करने के जो दिन होते हैं, निश्चित दिन होते हैं, वो दिन निकलने लगते हैं, तो जिससे वो उतना ज़्यादा ब्यास नहीं देती है, उतने ज़्यादा उसमें फंसे नहीं आते, किल्ले नहीं आते, जिस वजह से उतना लाभ नहीं मिलता है। रोपाई करने के बाद आप उसमें प्रेटिला क्लोर तुरंत पानी भर करके उसमें डाल सकते हैं। वो एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से उसमें खरपतवार नहीं आता है।
लेकिन अगर किसी कारण से कम पानी होने की वजह से या पानी की कमी की वजह से आप प्रेटिलाक्लोर नहीं डाल सकते हैं तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बिस्पैरीबैक सोडियम आज के समय में बहुत सारी कंपनियों को उपलब्ध हैं, जिनको आप 12 से 15 ml प्रति टंकी, अगर चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक है, बिस्पैरीबैक सोडियम एक सकरी पत्ती का खरपतवार नाशक है, तो अगर चौड़ी पत्ती का भी खर है उसमें खरपतवार है तो फिर आप उसमें मेटसल्फ्यूरान या 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ उसमें यदि झाड़ू घास या ज़मीन में फैलने वाली जो घास होती है, छछरी घास जिसको बोलते हैं, इस तरह की भी घास है तो मेटसल्फ्यूरान और बिस्पैरीबैक सोडियम से भी नहीं ख़त्म होगी। उसके लिए आपको फिनोक्सा, एक नया टेक्निकल आता है, उसको आप मिला करके डाल सकते हैं। सारे बिस्पैरीबैक सोडियम के साथ मिला के ही डाले जा सकते हैं। खरपतवार निकल आने के बाद इनका उपयोग करना है, यानी पोस्ट इमरजेंस पे इसको काम करना है, प्री इमरजेंस पे काम नहीं करेगा। जब ये निकल आते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जब आपको लगता है कि पूरे खेत का सारा खरपतवार निकल के बाहर आ चुका है, तब आप इन खरपतवार का स्प्रे करें। इसके अलावा आपको धान की फसल में शुरुआती दिनों में जब आपकी पौध बढ़ रही होगी, उस समय उसमें खैरा रोग आपको बहुतायत मिलेगा। और खैरा रोग मिलने का कारण ये है कि जिंक की कमी से होता है। इसके लक्षण हैं पान के थूकने जैसे लाल लाल धब्बे आपको अपनी फसल पे दिखाई देंगे, इसको खैरा रोग कहते हैं। इसके लिए आप सिर्फ जिंक का इस्तेमाल कर लें, जैसे आप जिंक डालेंगे, जिंक की कमी से होता है, ये सही हो जाएगा। यदि धान में सफ़ेद रंग के दाग आते हैं, सफ़ेद रंग की धारियाँ आती हैं या किनारे से सफ़ेद पड़ता है, तो उसमें कमी होती है फेरस की, तो आप उसमें फेरस का इस्तेमाल कर दें। जैसे ही आप उसमें फेरस डालेंगे वो सही हो जाता है। इसके अलावा धान में लगने वाले मुख्यतः रोग, जैसे ही धान आपका 20 से 25 दिन का होता है, टेम्परेचर होता है, तो उस समय आपके गोब में, धान के जो बीच का जो सेंटर होता है, जो नया गोब निकल रहा होता है, उसको गोब बोलते हैं, बीच वाले सेंटर को, जो नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं, उसमें सुंडी लग जाती है, जिसकी वजह से वो गोब सूख जाता है। उसमें आप लेमडा साइक्लोथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर लगाना ना भूलें धान की फसलों, क्योंकि बारिश का समय होता है और कभी भी बारिश हो जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टिकिंग एजेंट ज़रूर इस्तेमाल करें। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप 2-4 रुपये बचाने के लिए आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, स्टिकर की एक बड़ी शीशी ले लें, मुझे लगता है शैम्पू के ही रेट में पड़ेगा। आजकल शैम्पू भी बड़ा महंगा होता जा रहा है, क्योंकि शैम्पू में भी कंपनियाँ अब अंडे और जाने क्या क्या डाल करके शैम्पू बनाने का दावा करने लगी हैं, तो अब शैम्पू भी सस्ता नहीं और वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है और जिस केमिकल का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस केमिकल की क्वालिटी को ख़राब करता है, तो उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। अच्छी क्वालिटी के स्टिकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपके दवा की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसमें जो रोग आते हैं वो आते हैं धान में ब्लास्ट, ये फंगस होता है। ब्लास्ट आप देखेंगे कि धान की फसल में बीच बीच में स्पॉट में फसल पीली होती है और वो बढ़ता चला जाता है, उसको ब्लास्ट बोलते हैं। इसके अलावा नेक ब्लास्ट, गर्दन तोड़ की जो बीमारी होती है, उसमें एक थोड़े से ऊपर से धान का पौधा टूटता है, उसको बोलते हैं गर्दन तोड़, नेक ब्लास्ट। इसके अलावा उसमें बीमारी आती है शीथ ब्लाइट। जिन खेतों में पानी ज़्यादा भरा रहता है उन खेतों में नीचे से सड़न होने लगती है पौधों में, और जब आप उनको देखेंगे तो उसमें काई की तरह सड़ जाता है और उसकी महक जो होती है वो मछली की तरह महकने लगता है। जब आप उसको चेक करेंगे तो उसमें बहुत सा चिपचिपाहट होगी और वो मछली की तरह सड़ने लगता है, उसको बोलते हैं शीथ ब्लाइट। इसके अलावा कई तरह की और बीमारियां होती हैं धान में, मुख्यतः जो आपके झुलसे की जो प्रजाति, झुलसा जो इसको आप बोलते हैं, एक सामान्य भाषा में झुलसा बोलते हैं, वो कई तरह से उसमें लगता है। एक कीट इसमें और लगता है जो आपके किसी एक छोटे से क्षेत्रफल में लगता है और लगने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। उड़ने वाला एक कीट होता है जिसको BPH की बीमारी बोलते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे भुनगे होते हैं जो एक क्षेत्र पर आपको लगेंगे। नीचे जैसे आप चेक करेंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा भुनभुनाते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा चूक जाते हैं तो बहुत बड़े एरिया की वो पूरी फसल को नष्ट करते चले जाते हैं
और वो फसल बिल्कुल पुआल की स्थिति में पैदा होती चली जाती है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि इनसे संबंधित आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए कि इसमें कौन से प्राथमिक उपचार करने चाहिए, तो उसके लिए आप हमें हमारे फ़ोन पे कॉल कर लें या हमें मैसेज ड्रॉप कर दें, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूँ। क्योंकि अगर मैं इसमें सारे की दवा बताने बैठूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप देखेंगे नहीं उसको। इसके अलावा जब आपके धान की फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसमें निकास होने लगता है, तो आप देखते हैं कि उसमें एक पनगी की समस्या आती है। छोटी छोटी तितलियां उड़ना शुरू हो जाती हैं और आप देखते हैं कि जो बाल होती है फॉल्स, मतलब खाली बाल निकलती है, वो सफ़ेद कलर के, उसमें दाने नहीं होते हैं। उस समय आप यदि वो निकलता है तो उस समय आप उसमें क्लोरोप्लस साइपर, प्रोफेनोप्लस साइपर, इमिडाक्लोरोपिड आदि का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि शुरुआत के 25 से 30 दिनों के समय में आप उसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर दें, क्योंकि वो उस समय जो उसमें कीट होते हैं, वो कीट वहाँ अंडा दे देते हैं और वो अंडा अंदर चला जाता है गोब में, और वो धीरे धीरे उस स्थिति में जा कर के वो बढ़ता है और फिर वो अंदर से उसको काटता है, जिसकी वजह से बाल को ताकत नहीं मिलती है और खाली बाल निकल आती है। फिर वो बाहर निकल के उड़ने लगता है। तो जैसे वो बड़ा हो जाता है तो बाहर आ जाता है और उड़ने लगता है। तो वो आपको उड़ती हुई तितलियां दिखाई देने लगती हैं। तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप शुरुआत में ही 25 से 40 दिन के बीच में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर दें, जिससे कि वो आपका उसी समय नष्ट हो जाएगा और आने वाले समय में आपको फॉल्स, जो आपकी पनगी की समस्या है, वो समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप पूरे समय में आप उसमें डीएपी, यूरिया, पोटास का इस्तेमाल करते हैं, अन्य तरह की खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस समय आपका धान निकास में होता है उस समय आप उसमें थोड़ी सी खाद या एक कीटनाशक के साथ में किसी भी अच्छे टॉनिक, वर्धक का स्प्रे उस पर ज़रूर कर दें। उस समय उसको ताकत की बहुत आवश्यकता होती है। सेम कंडीशन होती है। आप बहुत सरल भाषा में उसको समझना चाहेंगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य को, जानवर को आप देखते हैं कि जिस समय उसको बच्चा होने वाला होता है उस समय उसे सबसे ज़्यादा ताकत की आवश्यकता, उस समय डॉक्टर उसको तरह तरह के मल्टीविटामिन, तरह तरह की चीज़ें देती। देसी तौर पर देखा जाए तो हम लोग भैंस को दुनिया भर की, या हमारे वहाँ जो पशु होते हैं उन पशुओं को हम दुनिया भर की ताकत की चीज़ें देना शुरू करते हैं, ताकि बच्चा देने में उसको आसानी रहे और बच्चा आसानी से और अच्छा स्वस्थ पैदा हो। तो पूरी फसल में आप उसकी पूरी सेवा करते हैं, लेकिन यदि आप उसके निकास के समय ध्यान नहीं देते हैं तो फिर समस्या आ जाती है। वो उतना अच्छा निकास नहीं होता है, उतना अच्छा एक साथ निकलता नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप 1 एकड़ में 20 से 25 किलो केवल यूरिया का भी आप छिड़काव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाल है वो एक साथ निकल आती है। तो आप ऐसा नहीं, उसमें एक कीटनाशक के साथ में आप एक लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं, एक बढ़िया सा टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट हो जिसमें। तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि सारी बाल एक साथ निकलेगी, बाल स्वस्थ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदावार आपकी बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से आपकी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो 2 खेतों में अलग अलग तरीके से इसको चेक करके देख सकते हैं। बाकी धान से संबंधित बहुत सारे जो रोग हैं, अभी नए नए कई तरह के रोग शुरू हो गए हैं, तो उनके विषय में भी यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको किसी दवा का नाम चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जिस नंबर में व्हाट्सएप चलता है उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसके विषय में जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। और सारी दवाएं आपके अपने क्षेत्र में मिलती हैं। इसके अलावा आप क्या और अधिक कर सकते हैं जिससे आपका धान अच्छा हो जाए, जिससे आपकी फसल बढ़िया तैयार हो जाए, उस विषय में भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए हुए नंबरों में आप संपर्क करें, क्योंकि धान में बहुत सारी जो धान को लगाने के लिए जो प्रबंधन में हमें पूरा जो वीडियो हम बनाने बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हमने एक सामान्यता छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी दे दी है। बाकी यदि आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको मैसेज टाइप करके भेज दूंगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य तरह की फसलों में भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।
सभी किसान भाइयों को पुनः धन्यवाद।